हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर आपको इस चैनल पे होने वाली डिस्कशन पसंद है और उससे आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो कंसीडर करो सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कोई फीडबैक हो तो कमेंट में बता सकते हो। आज वापस आते हैं अभिजीत चावड़ा जी की तरफ। एक क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोग उस बारे में अपने डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं और पूरी 100% सर्टेनिटी के साथ कुछ भी कहना उसके बारे में पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरे कुछ अपने कंक्लूजन्स हैं उस बारे में जो कि लॉजिक पे बेस्ड है, जो कि मैं शेयर करूँगा आपके साथ। क्वेश्चन ये है कि जिन्ना या ब्रिटिश, किन का हाथ था इंडिया के पार्टीशन में। इसमें सिंपल लॉजिक ये है कि देखो, ऊपर से देखने में लगता है कि जिन्ना ने या मुस्लिम लीग ने बेसिकली डिमांड की थी और कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन होना चाहिए क्योंकि वो एक डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट वे ऑफ लाइफ है उनका। और ये रेट्रिक पढ़ाया जाता है। बट थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचा जाए तो ब्रिटिश क्या इतने बड़े काके थे, या एड्डे तुसी काके जैसे पंजाबी में कहा जाता है कि उन्हें कुछ पता नहीं था और वो तो इतने भोले और अच्छे लोग थे कि वो चाहते थे कि जो आप लोग कहो, जो आप लोग कहो वो मिल जाएगा आपको। कि यहाँ के लोगों ने कहा नहीं जी हमें चाहिए, उन्होंने कहा हमें चाहिए, हमने कहा नहीं हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्होंने दे दिया। इतने भोले और बच्चे और काके वो नहीं थे, इन्फेंट नहीं थे वो नहीं चाहते तो ये नहीं होता, और ये हुआ क्योंकि वो चाहते थे। यस, उसमें ऐसी चीज़ों को करने के लिए यूज़ होते हैं टूल्स। ऐसी चीज़ों को टूल्स यूज़ करने के लिए, ऐसी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बहाने चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ। इराक पे यूएसए को हमला करना था, जो भी रीज़न रहा हो उसके पीछे, वॉर इकोनॉमी या ऑयल या डिफरेंट तरीके से जो भी आप फिगर आउट कर सको, उसके लिए उन्होंने वेपन्स ऑफ WMD इराक डेवलप कर रहा है, ये बहाना बनाया। हर बड़े कदम को उठाने के लिए देशों को कुछ एक्सक्यूज़ बनाने पड़ते हैं। तो अगर ब्रिटिश को ये करना था, उनको एक्सक्यूज़ चाहिए था और ऐसे लोग चाहिए थे जो इस एक्सक्यूज़ को पुश कर सकें। ठीक है ना? क्या तो यानी कि मैं क्या ये क्लेम कर रहा हूँ कि जो जिन्ना थे वो बिल्कुल कठपुतली थे या फिर एजेंट थे ब्रिटिश के? मे बी, बट मोस्ट लाइकली नॉट। क्योंकि जब आप एक एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं ना किसी और के, तो जस्ट पैसे के लिए कर रहे हो कि वो ब्रिटिश तो थे नहीं खुद, तो उतनी ज़्यादा ज़ील नहीं होती आपके अंदर उस काम को लेके, क्योंकि आप सिर्फ पैसे के लिए उस काम को कर रहे हो। अगर मोस्ट लाइकली ये था कि जिन्ना सही में जो सोचते थे उसमें बिलीव करते होंगे उस टाइम पे, क्योंकि पहले वो उसमें ऑफ कोर्स बिलीव नहीं करते थे, उन्होंने उनके अंदर एक चेंज आया इस चीज़ के बारे में, तो ऑफ कोर्स वो चेंज उनके अंदर जो होगा वो सीरियस रहा होगा, ये मैं मानने को तैयार हूँ। बट उस सीरियस चेंज का फ़ायदा ब्रिटिश ने उठाया और उनका इस्तेमाल किया डिवाइड करने के लिए इंडिया को, ये भी मैं मानता हूँ। ये मेरा लॉजिक है जिससे कि मैं चीज़ों पे अराइव हुआ हूँ। ज़ील से मेरा मतलब ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ी थी, बहुत सारी लॉबिंग करनी पड़ी थी, बहुत सारे लोगों को मनाना पड़ा था कि वो राज़ी हो जाएं और उनकी साइड पे आ जाएं इस डिवीज़न के लिए। क्योंकि जो आपको आज के टाइम पे हाइंडसाइट में नॉलेज मिलती है उससे आपको ये पता चलता है कि आज के टाइम पे जो जो उस टाइम का वेस्ट पाकिस्तान था और आज के टाइम का जो पाकिस्तान है, इस एरिया में मेजरली लोगों ने डिवीज़न के लिए वोट नहीं दिया था। मोस्टली लोगों ने डिवीज़न के लिए वोट दिया था जो आज के टाइम का बांग्लादेश और उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ, और इंडिया के यूपी और मध्य प्रदेश और साउथ हैदराबाद वगैरह के एरिया में, और इनफैक्ट तमिलनाडु के भी कुछ एरियाज़ में। बट एनीवे, वो एक डिफरेंट बहस है। तो अब मैंने ये वीडियो नहीं देखी अभिजीत जी की, तो देखते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में और फिर साथ साथ बात करेंगे। कई बार ये होता है कि मैं उनके व्यू से पूरी तरह अग्री करता हूँ, कई बार ये होता है कि मैं पूरी तरह डिसएग्री भी करता हूँ, बट कोशिश करेंगे लॉजिक को फॉलो करने की। Jinnah or British, who can be held responsible for breaking India? Jinnah was a tool. Mohandas Gandhi was a tool. The British had a long-term objective. They had their own agenda. नहीं, वो गांधी वाले से मैं एग्री नहीं करता। They had a very clear exit plan of यार मैंने एग्जैक्टली ये वर्ड यूज़ किया, बट अगेन जब मैंने
जब मैंने जिन्ना को टूल बोला है तो वो ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव से टूल थे, बट ये मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने जस्ट एक लाइक एक साजिश करके और ब्रिटिश से पैसे लेके सिर्फ उन्होंने ऐसा कर दिया। ये मेरा मानना नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि उनका सच में बिलीव था। इसमें डिफरेंट तरीके की चीज़ें ये हो सकती हैं कि मैं एक लाइक ऐसा लीडर बनूं जिसकी दुनिया में एक लेगेसी हो, या बहुत सारे लोग मुझे लाइक एक इंस्पिरेशन के तौर पे देखें, जैसे शायद गांधी को देखते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट रीज़न जो भी रहा हो, उनका सच में ये अपनी खुद से ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान होना चाहिए। ये मेरा मानना है। बट हाँ, उनकी उस ख्वाहिश को ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया, ये भी मेरा मानना है। Visiting out of India, when India became too poor and too miserable to extract anything more from, right? So सॉरी, मैंने कुछ गलती कर दी। back from India, India's GDP had crashed to less than 2%. When India became too poor and too miserable to extract anything more from, right? There was nothing left to extract from India. India's GDP had crashed to less than 2% of the world's GDP. India's life expectancy was around 30 or less than 30 by the time the British left India. That's how I think 35 के आसपास कुछ थी। destitute India had become at the hands of the British, right? अच्छा, ये बात भी सोचने वाली है। लोग अक्सर बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे देते हैं कांग्रेस और उनके लीडर्स को, या फिर फॉर एग्जांपल दूसरे इंडियन लीडर्स को आज़ादी के लिए। ये अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक्चुअली हमने आज़ादी नहीं ली, ब्रिटिशर्स के पास ऑप्शन नहीं था इंडिया में रहने का, इसलिए वो छोड़ के गए हैं। हमने कोशिश की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने कोशिश की है हर तरीके से जिस तरह से कर सकते थे। हमने अवेयरनेस फैलाई दुनिया में उसके बारे में, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। बट ब्रिटिशर्स ने फाइनली जब छोड़ा ना, तो वो एक ऐसी चीज़ बन गई थी जिसको वो होल्ड, जैसे अभी है अमेरिका में अफगानिस्तान चला गया। बहुत अभी आप क्या देख रहे हो, हर जगह रेटरिक है, ओ तालिबान ने अमेरिका को हरा दिया। नहीं, तालिबान ने अमेरिका को नहीं हराया। अमेरिका तंग आके वहाँ से चला गया, मनी ड्रेन हो रहा था उसका, इसलिए, और कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था उसे। ये सिचुएशन ब्रिटिश की बंद थी इंडिया में। इससे पहले वो थोड़े से ज़्यादा चला के, अमेरिकन से कह लो, दिल उनके छोटे हैं थोड़े, तो वो पहले भाग गए। ये मेरा ओपिनियन है कि वो इसलिए चले गए थे। So they were desperate to leave. They just wanted to leave the country. Yeah, exactly. I agree. Still use the region because they still had interests in the Middle East and the Gulf, right? And they wanted a part of India to be on their side. So that's why they wanted to break India into a couple of, like 2 or 3 pieces. And that's what they achieved via Mr. Jinnah. So Mr. Jinnah was merely a tool. I am by no means trying to exculpate Mr. Jinnah for his crimes against his nation and against his own conscience, because in his early career he was very much a nationalist. He was very much. Yeah, देखो, इसमें मेरा थोड़ा सा इनसे फ़र्क है। आप अपने अर्ली करियर में एक तरीके का व्यू पॉइंट रख सकते हो, और 10 या 20 साल बाद आपका व्यू पॉइंट हो सकता है 180 डिग्री चेंज हो चुका हो। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बंदा गद्दार निकल गया है। ये सिर्फ हमारा ज़िंदगी के साथ चलते हुए एक्सपीरियंस चेंज होता है, और वो हमें सिखाता है। गांधी जी का एग्जांपल देता हूँ। गांधी जी बिल्कुल ब्रिटिशर्स की तरह ड्रेस होना, उनकी तरह फोक और छुरी से खाना खाना, उनकी तरीके से अपने आप को फिज़िकली प्रेजेंट करना, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना, प्रॉपरली अंग्रेज़ों की तरह बनना चाहते थे। बट जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये लोग हमें क्या समझते हैं, किसी भी जो ट्रेन इंसिडेंट हुआ था साउथ अफ्रीका में, और उसके बाद ऑफ कोर्स आए दिन कुछ ना कुछ होता होगा जिससे उन्हें और बेइज्जती महसूस होती होगी। ये सब चीज़ें जब उनके साथ हुई तो वो 180 डिग्री पलट गए, और वो इंडियननेस जो है, जो एक एवरेज इंडियन था, उससे भी ज़्यादा इंडियननेस की तरफ मूव हो गए या बढ़ गए, जो कि उससे पहले प्रॉपरली एक ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट की तरह ड्रेसअप होना पसंद करते थे, जस्ट लाइक जिन्ना। तो इसलिए जिन्ना पहले नेशनलिस्टिक थे और बाद में चेंज हो गए पूरी तरीके से कि नहीं, हो ही नहीं सकता साथ में हमारा हिसाब किताब।
ये कोई ये नेसेसरीली ये शो नहीं करता कि मोरली बंदा गिर गया है। ये शो करता है कि बंदे की सोच पहले कुछ और थी, बट सर्टेन चीज़ों की वजह से बंदे की सोच चेंज हो गई। लेकिन लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो बंदा सही ही है। हो सकता है वो उसकी जो नई सोच है वो एथिकली ठीक ना हो, बट उसकी नज़र में वो एथिकली ठीक ही है। जब आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हो तो वो चीज़ एथिकली ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स रिलीजन के बेस पे किसी भी कंट्री का डिवाइड करना एथिकली ठीक नहीं है। जितने भी एग्जाम्पल दुनिया में आप उसके देख लोगे आपको रियलाइज हो जाएगा हाँ ये नहीं है, इसका कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता। तो एथिकली ब्रॉडर लेवल पे नहीं था, बट उस बंदे की जो रियलिटी है उसमें वो कन्विंस था कि मैं एक सही काम करने जा रहा हूँ। ये चीज़ है। Secularist, a true secularist, not a fake one like the people we have today. He was a true nationalist. He fought for Hindu-Muslim unity. He fought for India when he was in London. He was a true nationalist. He was a true freedom fighter. And later he betrayed his own conscience. He betrayed his own people. He betrayed his own nation. So I am by no means trying to exculpate Mr. Jinnah for his monumental crimes, especially what he did in the 1940s, the Direct Action Day and all that. But he was merely a pawn in the hands of the British. If Jinnah had not done this, they would have found somebody else to do it, right? So I hold the British responsible for breaking India, and the responsibility also lies with Mr. Jinnah and Mr. Gandhi and Mr. Nehru and every other leader, every other major significant leader in the Indian National Congress. They are all responsible, but the puppeteers, the puppet masters were the British. And these people were British collaborators. ओके, इनकी बात ये कि ब्रिटिश ने जिन्ना को एक पॉन की तरह यूज़ किया, अगर जिन्ना नहीं होता तो वो किसी और को यूज़ करते। टोटली एग्री करता हूँ इस बात से, बट कुछ बातों से पार्शली और कुछ बातों से नहीं एग्री करता। किस बात से पार्शली एग्री करता हूँ? जो इन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल या गांधी जी ये सारे पार्टनर इन क्राइम थे, वो पार्टनर इन क्राइम एक्टिवली नहीं थे, बट उनकी जो नेग्लिजेंस है, या नेग्लिजेंस नहीं, उनकी कंप्लेसेंस जो उन्होंने होने दिया। देखो, आप किसी कंपनी के मैनेजर हो, ठीक है, आप अपना काम कर रहे हो, मैनेजरियल वर्क, बट आपकी मैनेजरशिप के नीचे वो कंपनी धीरे धीरे फाइनेंशियली बैंकरप्ट होती चली जा रही है, और आप उससे बैंकरप्ट होने से नहीं बचा पाए। ये आपकी कंप्लेसेंसी या आपका फेलियर काउंट होगा। समझ रहे हो? जब इवन दो कि आपने कोशिशें की हों कि वो फेल ना हो या बैंकरप्ट ना हो, तो भी आपका फेलियर कंसिडर किया जाएगा, कंप्लेसेंसी कंसिडर की जाएगी, आपकी अनकॉम्पिटेंस को वजह माना जाएगा कि वो कंपनी फेल हो गई। तो यही है, मैं जो कांग्रेस लीडर्स हैं उनको उनकी कॉम्पिटेंस लेस होना या नॉन कॉम्पिटेंट होना, उस चीज़ का उनको गिल्टी मानता हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि वो एक्टिवली चाहते थे कि एक कंट्री डिवाइड हो जाए। ये मुझे नहीं लगता, इससे मैं अग्री नहीं करता। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं पार्शियली इनसे अग्री करता हूँ। तीसरी चीज़ ये कि अगेन जो इन्होंने बात करी कि जिन्होंने जो डायरेक्ट एक्शन डे वाले कॉल्स वगैरह किए थे, तो हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक बंदा जो इवन पाकिस्तान के अंदर भी इस बात में काफ़ी डिबेट है। मैं जिन इंटेलेक्चुअल्स को फॉलो करता हूँ वहाँ पे कुछ काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स हैं वहाँ पे। एक प्रोफेसर है, स्वीडन में रहते हैं वो, स्वीडिश यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, इश्तियाक अहमद नाम है उनका, आई थिंक काफ़ी एजेड है। वो हिस्ट्री पे काफ़ी अनबायस्ड तरीके से लाइक डिस्क्राइब करते हैं, चीज़ों को बताते हैं। तो वो भी जिन्ना के अंदर एज ए ह्यूमन जो कॉन्ट्राडिक्शंस थी उसकी बात करते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हाँ, वो कन्विंस्ड होंगे कि पाकिस्तान बनना चाहिए, बट सेक्युलरिज्म या रिलीजियस या इन चीज़ों में वो उनका कभी वो उनकी एक स्पीच है जिसमें उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से ऐसी कंट्री होगी जहाँ पे धार्मिक लोगों के बीच में इक्वल राइट्स होंगे, रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दूसरी जगह उनकी ऐसी स्पीचेस जिनमें उन्होंने कहा कि इस कंट्री को
इस्लाम या एक पर्टिकुलर धर्म के आधार पे ही चलाया जा सकता है और उससे दी जाने वाली गाइडेंस के आधार पे ही चलाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन उनके स्पीचेस में या उनके व्यूज़ में दिखता है, और आई थिंक यही रीज़न है कि आज के टाइम में भी एज ए कंट्री पाकिस्तान में लोग हालांकि शायद एक साइड पे ज़्यादा या एक साइड पे कम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बटे हुए हैं अपनी सोच में कि हमें बहुत सारे लोग वहाँ ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमें एक कंट्री को एक सेकुलर तरीके से चलाना चाहिए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आई मीन ओवरवेलमिंगली मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि हमें पूरी तरीके से नहीं, अगेन मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें इस्लाम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, लेकिन उस मेजॉरिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमें पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली जैसे शरिया लॉ टाइप का सीन होता है वो करना चाहिए कुछ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है नहीं, हमें मॉडरेट वैल्यूज़ को अपनाना चाहिए। तो वो ये नहीं, आज 70+ साल होने के बावजूद भी वहाँ पे जो ये डिसीजन फाइनली नहीं हो पाया, जैसे कि इंडिया में इस बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि इंडिया को एक सेकुलर कंट्री रहना चाहिए। सेकुलरिज्म की डेफिनेशन ज़रूर लोग उस पर एग्री करते होंगे या डिसएग्री करते होंगे। फॉर एग्जांपल मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया, मैं बहुत खुश हूँ कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, मुझे लगता है कि इसे रहना चाहिए ऐसे ही, बट सेकुलरिज्म पूरी तरह से अप्लाई होना चाहिए। जैसे कि मैं पूरी तरीके से इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि यूनिवर्सल कॉमन लॉ होना चाहिए। आप कैसे एक ही कंट्री में डिफरेंट फेथ्स के लोगों को अपनी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर डिफरेंट मेंटेन करने की इजाज़त दे सकते हो अगर आप एक ट्रूली सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री हो तो। हाँ, आपका रिलीजन होगा एज लॉन्ग एज आपके रिलीजियस राइट पब्लिक उसमें इंटरफेयर नहीं करते, किसी दूसरे इंसान की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, उसके राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं करते, तब तक आप जो मर्जी मान सकते हो। लेकिन जैसे ही वो, तो इसीलिए कोई हिंदू मैरिज एक्ट या कोई मुस्लिम मैरिज एक्ट या कोई भी क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, सिख मैरिज एक्ट, सब स्क्रैप होके सिंपल एक, जैसे यूएसए में होता है, जैसे कनाडा में होता है, एक मैरिज लॉ होना चाहिए, एक इनहेरिटेंस लॉ होना चाहिए, एक इस तरीके के दूसरे जितने भी डोमेस्टिक रीजन्स हैं वो होने चाहिए। यूनिवर्सल सिविल कोड या सिंगल सिविल कोड जो भी वो होता है वो होना चाहिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि ताकि सबको एक ही कसौटी पे टेस्ट किया जा सके, या एक ही कानून हो सबके लिए। इस बात में 0% भी मुझे कन्फ्यूजन नहीं है, और जो इससे डिफरेंटली सोचते हैं उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि जिन कंट्रीज़ में ये अप्लाइड है, वेस्टर्न यूरोप में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, सब जगह उन कंट्रीज़ की हालत कैसी है, और जहाँ पे इन चीज़ों में फ़र्क किया जाता है उन कंट्रीज़ की हालत कैसी है। एनीवे, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। मैंने सीरियसली, अगर आपको नहीं लगता मैंने वीडियो नहीं देखी थी, बट इन्होंने एग्जैक्टली वो वर्ड यूज़ किया, तो आई गेस बिकॉज हम एक ही तरीके से चीज़ों को देखते हैं इसलिए। और यस, जिन्ना के अंदर एज ए पर्सन आई थिंक वो ओके, आई थिंक क्योंकि उनकी सोच चेंज हो गई थी फ्रॉम अ नेशनलिस्टिक पर्सन, एक वो पूरा ही उन्होंने डिफरेंट ही रूट अपना लिया था, बट वो सोचें जो हैं वो पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हो पाई होंगी। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट एक्शन डे कॉल करने की उनके टाइप के एक लॉयर को, लॉयर समझ रहे हो ना, लॉयर का माइंड इस तरीके से ट्रेंड हो रखा होता है कि वो लॉ फॉलो करता है, वो हर चीज़ के बारे में देखता है कि ओह क्या ये कोई लॉ तो नहीं ब्रेक कर रहा, क्या ये कोई क्राइम तो नहीं हो जाएगा। वैसा बंदा अगर राइट्स के लिए कॉल कर रहा है तो समझ रहे हो कुछ गड़बड़ है। तो बट हम उस इंसान से कभी मिले नहीं, उसके इंटरनल मेंटली क्या चल रहा था वो हमें नहीं पता। फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं पता, तो जब उनकी डेथ हुई उसके कुछ दिन पहले ही उनको किसी डॉक्टर ने बताया कि आपको शायद टीबी की प्रॉब्लम है, आई मीन लंग्स की कोई प्रॉब्लम थी, तो आपको शायद टीबी है या कुछ। उन्होंने कहा मुझे 10 साल पहले पता चल गया था, और 10 साल से उन्होंने इस बात को राज रखा हुआ था कि मुझे उनको टीबी हो रखा है, यानी कि उनको पता था कि वो मरने वाले हैं, उनके पास 8-10 साल ही हैं। समझ रहे हो ना, जिस बंदे के दिमाग में इतनी सारी चीज़ें घूम रही हूँ कि यार मैं मरने वाला हूँ और मुझे अपनी लेगेसी भी छोड़ के जानी है, और मैं एक बहुत ही सुपर रिच लेवल का लॉयर भी हूँ जिसके पास पैसा बहुत है या जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, समझ रहे हो,
जब मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड, जिनको पता होगा कि जब इंसान की बेसिक ज़रूरतें पूरी होती हैं तो वो कुछ हायर लेवल की चीज़ों को क्रेव करता है, जैसे लेगेसी। तो इन सारी चीज़ों के मिक्सअप ने, प्लस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ने, प्लस उनको अगर जो डिसइल्यूजनमेंट कांग्रेस से हुई, इन चीज़ों ने फ्रॉम टोटली नॉन रिलीजियस टू रिलीजियस की तरफ जाना, जो कि आई डोंट थिंक वो ट्रूली रिलीजियस हुए थे इवन बाद में भी। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि बंदे का जो मानसिक स्पेस था, मेंटल स्पेस जो था, वो बहुत ज़्यादा तूफ़ानों के बीच गुजर रहा था, क्योंकि तभी इतना ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन उसकी बातों में आ रहा है। ये बस मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है, और मुझे लगता है कि शायद इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बात होनी चाहिए या एक्सप्लोर किया जाना चाहिए इस चीज़ को। एनीवे, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।